हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 11th पॉलिटी के बुक 1 का चैप्टर 4 चल रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस सीरीज़ में हम क्लास 6 to 12th पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने अपना क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 11 के बुक फर्स्ट का चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम चैप्टर 4 करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी ने भी मेरी वो सीरीज़ नहीं देखी है, क्लास 6 to 10th और 11th के भी 3 चैप्टर्स नहीं देखे हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हर क्लास के अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जो कि है हमारा एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, जो हमारे 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। तो अब हम इसको सेपरेट अब तक आपने क्या पढ़ा होगा, इसको एक छोटे छोटे पार्ट्स या सिर्फ नाम या इसके फीचर्स देखे होंगे। अब आप क्या देखोगे, अब आप इसको एक ब्रॉड टर्म में देखोगे कि एग्जीक्यूटिव होता क्या, उसके फंक्शंस, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, आप क्या करोगे, हर कुछ स्टडी करोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर किसी भी बच्चे को क्लास 6 to 12th एनसीईआरटी के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो, तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको अगर किसी भी स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो, तो भी आप क्या कर सकते हो, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो परचेस करने के लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव के बारे में आपने पढ़ा होगा, हमने काफ़ी बार देखा है कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ें जो आपके दिमाग में अभी क्या है, कहीं ना कहीं डाउट है कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, तो आपको इन दोनों में एक क्लियरिटी और एक डिफरेंस काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारे प्रेसिडेंट को कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हमारी क्या पोजीशन दी गई है। ठीक है, तो इसका मेन मतलब ये है कि जब आप एग्जीक्यूटिव चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपको जो एक प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी पावर्स के बारे में, और एक जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म और हमारे प्रेसिडेंट की क्या पोजीशन होती है, ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इस चैप्टर पढ़ने के बाद आपको इन चीज़ों में डाउट नहीं होगा। नो द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के फंक्शंस के बारे में आप जानेंगे, जो भी सीएम होते हैं उनके फंक्शंस और उनके कंपोजिशन के बारे में हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका क्या मतलब इम्पोर्टेंस है हमारी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, और हम देखेंगे कि मतलब वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के फंक्शंस और इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे। मतलब ओवरऑल जो भी पार्लियामेंट में लोग होते हैं, चीज़ होती है, जितने भी बॉडीज़ होते हैं, उन सब को हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कौन कौन से होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी आर द 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के 3 मेन ऑर्गन होते हैं। ठीक है, 3 मेन बॉडीज़ होती हैं। एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर आर इंटरडिपेंडेंट। जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अगर कुछ वर्क वो करते हैं तो कुछ वर्क वो करते हैं, दोनों एक दूसरे की चीज़ों को चेक करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो वो दोनों जब भी काम करते हैं तो एक दूसरे में क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस होता ही होता है।
द लेजिस्लेचर कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव इन टर्न इज कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जो लेजिस्लेचर होता है वो हमारे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, और उसी तरीके से हम देखते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव के थ्रू कंट्रोल होता भी है। सिर्फ एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता नहीं है, एग्जीक्यूटिव भी उसको क्या करती है, कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है, इन्फ्लुएंस करती है। एग्जीक्यूटिव के बारे में देखते हैं। वर्ड a body of person that looks after the implementation of rules of regulations in actual practice। ठीक है, ये एक वर्ड है, एक ऐसी बॉडी ऑफ पर्सन को बोला जाता है। यहाँ पे एक ऐसे लोग होते हैं, ऐसा ग्रुप होता है जो क्या करते हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है, वो एक्चुअली में किस तरीके से प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, किस तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ये चीज़ें देखने का काम करती है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, गवर्नमेंट one body may take policy decision and decide about rules and regulations। गवर्नमेंट में क्या होता है, एक ऐसी कोई ऑर्गन होती है, एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी होती है जो क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, अलग अलग चीज़ों पे पॉलिसी बनाती हैं और डिसाइड करती हैं कि कौन सी पॉलिसीज़ और कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ फिट होंगे। The other one would be in charge of implementing those rules। दूसरे का काम क्या होता है कि वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसने बना दिए हैं तो दूसरा क्या करे, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने का काम करे। The organ of government that primarily look after the function of implementation and administration is called the executive। ठीक है, जो ऑर्गन, उस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जो क्या करती है, इस फंक्शंस को, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसने इम्प्लीमेंट किए हैं उसका किस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है, सही से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में वो क्या करती है, एक तरीके से पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में जो भी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उन्होंने, इम्प्लीमेंट किए हैं उन्होंने, तो वो उसको चेक करने का काम हमारी जुडिशरी का होता है। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब इसमें पूछा गया है कि एग्जीक्यूटिव के कुछ मेन ऐसे क्या फंक्शंस हैं। आपने तो अभी छोटे छोटे में बता दिया कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, लेकिन उसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो एग्जीक्यूटिव इज़ द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज़ adopted by the legislature involved in framing of policy। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मेन वो ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट होती है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, ठीक है, उसको पॉलिसी को फ्रेम किया है, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होती है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल होती है और देखती है कि क्या सही से हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, सम कंट्रीज़ हैव प्रेजिडेंट्स वाइल अदर हैव चांसलर्स। ठीक है, कुछ कंट्री में प्रेजिडेंट्स होते हैं, मतलब प्रेजिडेंट और चांसलर पोजीशन एक ही है, बस कहीं हम लोग क्या बोलते हैं, इनको प्रेजिडेंट्स बोलते हैं, तो कहीं हम लोग इसको चांसलर्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ में प्रेजिडेंट होते हैं और कुछ कंट्री में क्या होते हैं, चांसलर्स होते हैं। The head of government and their ministers saddled with the overall responsibility of government policy are together known as a political executive। ठीक है, जो एक पूरे हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, उनके मिनिस्टर्स होते हैं और जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट पॉलिसी की, उन सब को मिला जुला के हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। Those responsible for day-to-day administration और are called the permanent executive। ठीक है, देखो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें सारे गवर्नमेंट के हेड्स, मिनिस्टर सब इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, और हम लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन बोलते हैं, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के डे टू डे में हर एक दिन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उन सब की चेकिंग करने को हम लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव का वो काम होता है। अब इसमें पूछ रहा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, कौन कौन से अलग अलग तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं।
The USA has a presidential system and executive powers are in the hands of president. ठीक है, USA में हम क्या देखते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना, वहाँ पे तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और वहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर्स जो भी होती हैं वो सारी किसके पास होती हैं, वो सारी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास होती हैं, जो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है. Canada has a parliamentary democracy with a constitutional monarchy where Queen Elizabeth II is the formal chief of state and the prime minister is the head of government. ठीक है, कनाडा में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है विथ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब वहाँ पे जो किंग या क्वीन है उसको हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है, और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है. ठीक है, मतलब वहाँ पे किंग एंड क्वीन होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट उन्हीं को माना जाता है, लेकिन वहाँ पे पार्लियामेंट्री भी है और प्राइम मिनिस्टर को हमारा हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट माना जाता है. इन फ्रांस both the president and prime minister are a part of semi presidential system. ठीक है, फ्रांस में क्या होता है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का पार्ट होते हैं. मतलब वहाँ पे क्या, ना ही प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना ही पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पे हम लोग सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं, और वहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों होते हैं. The president appoints the prime minister as well as the ministers but cannot dismiss them as they are responsible to the parliament. ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स दोनों को अपॉइंट करता है, लेकिन वो क्या करता है, उनको डिसमिस नहीं कर सकता है. ठीक है, क्यों, क्योंकि वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जापान हैज़ द पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द emperor as the head of the state and the prime minister is the head of government. जापान में भी क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है. ठीक है, लेकिन एम्परर के साथ, वहाँ के राजा के साथ है. राजा को क्या बोला जाता है, वहाँ के एम्परर को हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है. Italy has a parliamentary system with the president as the formal head of the state and the prime minister as the head of the government. ठीक है, इटली में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पे प्रेसिडेंट को स्टेट का हेड बोला जाता है और प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है. Russia has a semi-presidential system where president is the head of the state and prime minister who is appointed by the president is the head of the government. ठीक है, रशिया में भी क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहाँ पे प्रेसिडेंट को स्टेट का हेड बोला जाता है, और प्राइम मिनिस्टर को, क्यों, प्राइम मिनिस्टर को हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वही चुनते हैं और उनको हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है. ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि रशिया में प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हमारे प्रेसिडेंट ही चुनते हैं. ठीक है. Germany has a parliamentary system in which president is the ceremonial head of the state and the chancellor is the head of the government. जर्मनी में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहाँ पे प्रेसिडेंट क्या है, वो स्टेट का सेरेमोनियल हेड है, और चांसलर जो है वहाँ का चांसलर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है. ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं थी, अलग अलग जगहों के बारे में आपको बताया था वहाँ पे कौन सा सिस्टम है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम. अब होता क्या है, हमने इतनी जगह देखा ये होता है, प्रेसिडेंट सेरेमोनियल हेड है, तो प्राइम मिनिस्टर चांसलर जो है वहाँ का गवर्नमेंट का हेड है, प्रेसिडेंट स्टेट के हेड हैं, तो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड है. तो एक्चुअली में प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है, ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है. In a presidential system, the president is the head of state as well as head of government. Presidential system में क्या होता है, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो स्टेट के भी हेड होते हैं और गवर्नमेंट के भी हेड होते हैं. ठीक है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बोला जाता है.
ध्यान रखना, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हमारे प्रेसिडेंट स्टेट के भी हेड होते हैं, और जो हमारे गवर्नमेंट है, ठीक है, 3 मेन बॉडीज़, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके भी क्या होते हैं, हेड होते हैं, ठीक है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट दोनों होते हैं। In this system, the office of president is very powerful both in the theory and practice. इस सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट की पावर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, बहुत पावरफुल होते हैं। उन एक एज ए थ्योरी आप देखो तब भी वो बहुत पावरफुल होते हैं, और प्रैक्टिस मतलब आप नेचुरली देखोगे तो भी क्या होते हैं, वो बहुत पावरफुल, उनकी जो पोजीशन होती है वो बहुत पावरफुल होती है। यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील एंड मोस्ट नेशन इन लैटिन अमेरिका, ठीक है, कहाँ कहाँ है यूनाइटेड स्टेट्स में, ब्राज़ील और बहुत सारे नेशंस लैटिन अमेरिका के क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म अपनाते हैं। इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। Most parliamentary system have a president or a monarch is primarily ceremonial, and prime minister along with the cabinet wields effective power, ठीक है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं या जो मोनार्क होते हैं जैसे किंग, क्वीन, वो एक सिर्फ सेरेमोनियल हेड होते हैं, ठीक है, मतलब उनको एक पोजीशन दी जाती है। लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, ठीक है, वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर में क्या होती हैं, ठीक है। वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट के पास होती हैं। ध्यान रखना, जैसे कहाँ कहाँ है, जर्मनी, इटाली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एज वेल एज पोर्तुगल, ये सब जगह पे क्या है, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम चला आ रहा है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव कितने टाइप्स के होते हैं ये भी हमें देखना ज़रूरी है। तो फर्स्ट टाइप यहाँ पे बताया है पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, फर्स्ट सिस्टम हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, जिसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ यूजुअली नोन एज पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जिसको जहाँ पे हम लोग हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं, ठीक है। लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर, जो जिस मेजोरिटी पार्टी का लीडर ही क्या होता है, लेजिस्लेचर में हेड होता है, उसी को हम लोग प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, वो पूरे लेजिस्लेचर के लिए क्या होता है, जवाबदेही या अकाउंटेबल होता है। हेड ऑफ द स्टेट में भी मोनार्क और प्रेसिडेंट, जो स्टेट का हेड है वो शायद मोनार्क, किंग या क्वीन हो सकते हैं, या प्रेसिडेंट हमारे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारा पीएम ही होता है। नेक्स्ट बता रहा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का हेड होता है वो प्रेसिडेंट होते हैं। ही इज़ ऑल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और वही क्या होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं। प्रेसिडेंट यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, और वहाँ पे प्रेसिडेंट को डायरेक्ट क्या किया जाता है, लोग वहाँ की आम जनता चुनती है, इलेक्ट करके सांसद में लाती है। ही इज़ नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, और वो लेजिस्लेचर के लिए जवाबदेही नहीं होता है, ठीक है। फिर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, जो हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है, अब हम क्या करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिटन, इंडिया ऑलरेडी हैड सम एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम अंडर द एक्ट ऑफ 1919 एंड 1935। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखा जा रहा था तो हमारे पास किस चीज़ का एक्सपीरियंस था, हमारे पास एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को चलाने का क्या था, हमारे पास एक्सपीरियंस था। किस एक्ट के अंदर, एक्ट 1990 और 1935 जो एक्ट था उसके अंडर में जो हमारी सिस्टम थी वो पार्लियामेंट्री सिस्टम थी, और उस सिस्टम के अंडर हमें कहीं ना कहीं इस बात का एक्सपीरियंस था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैसे चलाया जाता है, ठीक है। दिस एक्सपीरियंस हैड शोन दैट
that in the parliamentary system the executive can be effectively controlled by the representative of the people। ठीक है, उनको इस बात का एक्सपीरियंस था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको जो हमारी आम जनता होती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उसको चुन के लाती है और उनको काफ़ी अच्छे से मतलब थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड वो उनको क्या करती है, अच्छे से कंट्रोल करती है। फिर क्या है हमारा, द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट वुड बी sensitive to people expectations and would be responsible and accountable। ठीक है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे वो ये चाहते थे कि जो हमारी गवर्नमेंट बन रही है, ठीक है, वो इस बात को का विश्वास चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने वो पब्लिक जो चाहती है उनके एक्सपेक्टेशन के लिए क्या करे, काफ़ी सेंसिटिव हो और वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल दोनों हो। वाई पार्लियामेंट्री सिस्टम, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों बना, इस बात को अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। द अदर अल्टरनेटिव टू द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव वॉज द प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्टरनेटिव था कि हम या तो पार्लियामेंट्री सिस्टम करें या तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम करें, बट द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव पुट्स मच एम्फसाइजेस ऑन द प्रेसिडेंट as the chief executive and as source as well as executive power। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव था उसमें प्रॉब्लम क्या थी, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी पावर्स थे, जितने भी सोर्स थे, जो सब कुछ क्या थे प्रेसिडेंट के हाथ में थे। वहाँ पे पावर शेयरिंग जैसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। देयर इज़ ऑलवेज द डेंजर ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट इन प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे क्या होता है, हमेशा मतलब जो प्रेसिडेंट बना उसकी पर्सनालिटी कभी भी चेंज हो सकती है, हमें उसमें चेंज देखने को मिल सकता है। जब उसके पास इतनी पावर्स होगी तो वो शायद चेंज हो जाए, वो कुछ और करे जो चाहता नहीं हो। ठीक है, तो हमें क्या उसकी पर्सनालिटी कल्ट का हमेशा क्या होता है, डेंजर बना रहता है। The maker of Indian Constitution wanted a government that would have a strong executive branch, but the same time enough safeguard should be there to check against the personality cult। ठीक है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे वो क्या चाहते थे कि उनको एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव तो मिले, लेकिन वो उसी समय ये भी चाहते थे कि उनकी जो पावर्स हैं या उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमेशा चेक होते रहें और उनके जो पर्सनालिटी कल्ट है, जो उनकी पर्सनालिटी चेंजेस होने के चांसेस हैं उनमें, तो उस चांसेस को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए और हमेशा सेफली वर्क किया जाए। उनके में कभी भी ये चीज़ें ना आ सके कि वो लोगों के लिए गलत सोचने लगे। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म देयर आर मैनी मैकेनिज्म that ensures that the executive will be answerable to and controlled by the legislature or people's representative। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे तरीके हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिससे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव हर चीज़ के लिए आंसरेबल हो और वो एक क्योंकि वो लेजिस्लेचर के थ्रू भी कंट्रोल होती है तो वो उसके लिए भी जवाबदेही रहेगी, और जो कि पीपल उसको चुन के लाती हैं तो वो अपने जनता के लिए भी क्या होती है, जवाबदेही होती है। फिर सो द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव फॉर द गवर्नमेंट बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव चुना। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुना हमारे स्टेट लेवल के लिए भी और हमारे नेशनल लेवल के लिए भी, ताकि हमारे पास पावर्स क्या हो सके, सेफ हो सके, उनको अच्छे से यूज़ किया जा सके। ठीक है, उनका रॉन्ग यूज़ ना हो। अब है प्रेसिडेंट। According to this system, there is a president who is the formal head of the state of India and the prime minister and the council of minister which run the government at the national level। ठीक है,
इस सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो एक फॉर्मल हेड होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, एक सिर्फ और सिर्फ हेड होते हैं। जो रियल पावर होती है वो किसके पास होती है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है और हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है, जो कि पूरे स्टेट को या पूरे नेशनल लेवल को क्या करते हैं, एक तरीके से चलाते हैं। एट द स्टेट लेवल the executive comprises the governor and the chief minister and council of minister, ठीक है। स्टेट लेवल में जो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से लोग आते हैं, एक गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, स्टेट लेवल पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन फॉर्मली इन द प्रेसिडेंट, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो जो एक एग्जीक्यूटिव पावर है उसको एक फॉर्मल वे में बस हमारे प्रेसिडेंट को क्या करता है, देता है। जो एक मतलब रियल पावर होती है वो नहीं देता है, ठीक है, बस फॉर्मल पावर्स क्या करता है हमारे प्रेसिडेंट के पास होते हैं। In reality, the president exercise these power through the council of ministers headed by the prime minister, ठीक है। उनके पास पावर्स तो होती हैं लेकिन एक्चुअली में ये प्रेसिडेंट अपने पावर्स को यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू क्या किया जाता है, इस पावर्स को एक्सरसाइज किया जाता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन हेड करता है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में पावर किसके पास हो गई, एक्चुअली में पावर हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास हो गए। द प्रेजिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। प्रेसिडेंट को कितने सालों के लिए चुना जाता है, उनको 5 सालों के लिए चुना जाता है, ठीक है। कम से कम उनका टाइम पीरियड 5 ईयर्स होता है। नो डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है हमारे प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, हमारे प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली क्या होता है, चुना जाता है। This means that the president is elected not by the ordinary citizen but by the elected MLAs and MPs, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि जो हमारी प्रेसिडेंट है वो उसको डायरेक्टली हमारे सिटीजन्स नहीं चुनते हैं, उसको कौन चुनता है, उसको हमारे MLAs या जो MPs होते हैं वो चुनते हैं। This election takes place in accordance with the principles of proportional representation with single transferable vote। और ये इलेक्शन कैसे होता है, ये इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है जिसमें एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम होता है, जो कि हमने अपने इसके प्रीवियस चैप्टर में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। The president can be removed from office only by parliament by following the procedure for impeachment। लेकिन जो प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है वो इतना आसान नहीं होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है, वो भी उसका प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट का प्रोसेस, उसी के थ्रू वो क्या कर सकती है, उनको रिमूव कर सकती है। दिस प्रोसीजर रिक्वायर्स ए स्पेशल मेजोरिटी। और ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है ये क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी इसमें चाहता है, जो कि बहुत टफ प्रोसेस है। द ओनली ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इम्पीचमेंट भी कब हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राउंड पे हो सकता है, अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया हो तब, ठीक है, अदरवाइज नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट इज़ द फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे गवर्नमेंट के एक फॉर्मल हेड की तरह क्या करते हैं, वर्क करते हैं। In this formal sense, the president has wide-ranging executive, legislative and judicial and emergency power, ठीक है। फॉर्मल सेंस में भी उनके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर्स और इमरजेंसी पावर्स भी हमारे प्रेसिडेंट के पास होते हैं। In a parliamentary system, these powers are in reality used by the president ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट इन पावर्स को तभी यूज़ कर सकता है जब उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस दे तब, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं कर सकते हैं।
The Prime Minister and the Council of Ministers have support of the majority in the Lok Sabha and they are the real executive. जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास क्या होती है, लोकसभा में मेजोरिटी होती है और उनके पास एक रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है जो होनी चाहिए. In most of the cases, the president has to follow the advice of the council of ministers. ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे चलना होता है. अब यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के पास हमारी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं, तो उन पावर्स को हम पढ़ते हैं. Constitutionally, the president has the right to informed of all important matters and deliberation of the council of ministers. ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है, ये राइट होता है उनका कि जितने भी इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं उन सब के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जितने भी डेलिब्रेशंस हो रहे हैं उनके बारे में उनको क्या होनी चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. The Prime Minister is obliged to furnish all the information that the President may call for. ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि प्रेसिडेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और जो भी इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं उसमें प्रेसिडेंट को बुलाया जाए. The President often writes to the Prime Minister and express his views on matters confronting the country. ठीक है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर्स को उसके जो भी व्यूज़ हैं, जो भी थिंकिंग है कंट्री को लेके, वो क्या कर सकता है, उन थिंकिंग को लिख के या प्राइम मिनिस्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट. There are at least three situations where the president can exercise the power using her own discretion. ठीक है, यहाँ पे 3 ऐसे सिचुएशन बताए गए हैं जहाँ पे क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट अपने पावर्स यूज़ कर सकते हैं अपने डिस्क्रिशन पे. ठीक है, फर्स्ट क्या है, President can send back the advice given by the Council of Ministers and ask the Council to reconsider the decision. ठीक है, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी उनको एडवाइस भेजे हैं, प्रेसिडेंट उनको वो एडवाइस वापस क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, कि वो बोल सकते हैं कि आप इन पावर्स को या आप इन रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी चीज़ें हैं आप इस एडवाइस को क्या करिए, दोबारा रिकन्सिडर करिए, मुझे ये सही नहीं लग रहा है. ठीक है, when the president thinks that the advice has certain flaws or legal लुकेंस. ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि उसमें कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं या उसमें कुछ लीगल कमियां हैं, तो और दैट इट इज़ नॉट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, या उसे ऐसा लगता है कि ये हमारे कंट्री के लिए सही नहीं होगा, देन वो क्या कर सकते हैं, वो उसको रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं. द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर द डिसीज़न. ठीक है, वो प्रेसिडेंट को क्या कर सकते हैं, उनको ये बोल सकते हैं, उनसे ये कह सकते हैं कि आप इन डिसीज़न को, जो भी डिसीज़न आपने लिया है आप उसको फिर से रिकन्सिडर करिए. Although the council can still send back the same advice and the president would then be bound by that advice. ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, उसी सजेशन उसी डिसीज़न को फिर से प्रेसिडेंट को भेज देते हैं, तो प्रेसिडेंट तब क्या हो जाता है, बाउंड हो जाते हैं, तब उनको उस पर सिग्नेचर करना ही होता है. देन है हमारे पास वीटो पावर. प्रेसिडेंट की वीटो पावर क्या है, द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज़ वीटो पावर by which he can withhold or refuse to give assent to bills other than money bill passed by the parliament. हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ वीटो पावर्स होती हैं. वो वीटो पावर क्या होती हैं कि जो प्रेसिडेंट को बिल्स भेजे जाते हैं, ठीक है, मनी बिल को छोड़ के जितने भी बिल होते हैं, क्या प्रेसिडेंट की पावर होती है कि वो या तो उस बिल को रख दे, उस पर कोई जवाब ना दे, या तो उन बिल को वो क्या करे, वापस भेज सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या पार्लियामेंट में. ठीक है, every bill passed by the parliament
goes to the president for his assent before it becomes a law. ठीक है, जितने भी बिल पार्लियामेंट में पास किए जाते हैं वो सब क्या होते हैं, पहले प्रेसिडेंट के पास होने के बाद क्या होते हैं, प्रेसिडेंट के पास जाते हैं उनके एसेंट के लिए, उनके साइन के लिए. जब वो लॉ बनने से पहले क्या होते हैं, प्रेसिडेंट के पास जाते हैं. The president can send the bill back to the parliament asking to it reconsider the bill. लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो बिल को वापस क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट में भेज सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप इस बिल को क्या करिए, दोबारा चेक करिए. The veto power is limited because if the parliament passes the same bill again and send it back to the president, then the president has to give assent to that bill. ठीक है, लेकिन वीटो पावर जो इनकी होती है वो भी लिमिटेड होती है. ठीक है, लिमिटेड क्यों होती है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट ने वो बिल फिर से दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेज दिया उनके एसेंट के लिए, ठीक है, तो क्या होती है, पार्लियामेंट को तब क्या होता है, उस पर अपना एसेंट, उस पर अपनी सिग्नेचर देने ही पड़ते हैं. There is a no mention in the constitution about the time limit within which the president can just keep the bill pending with him without any time limit. ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी टाइम लिमिट नहीं बताया गया है कि प्रेसिडेंट अपने पास कितने दिन तक बिल्स रख सकता है विदाउट अपने एसेंट के साथ, विदाउट उसको वापस भेजे. इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है. इसके लिए प्रेसिडेंट हमारे फ्री होते हैं कि उनको जितना टाइम तक, या तो उस पर उनके पास सॉल्यूशन होता है कि वो क्या करें कि उस पर अपना एसेंट दे दें, या तो जब उनको जवाब नहीं देना होता है तो वो क्या करते हैं, बिल को टाल देते हैं. वो उस पर ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं. This gives the president have an informal power to use the veto in a very effective manner. This is sometimes referred to as a pocket veto. ठीक है, ये उनको इसलिए दिया जाता है कि कभी कुछ अगर गलत हो रहा है तो आप इस पावर को यूज़ करके क्या कर सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो अच्छे से. ठीक है, जैसे कि अभी हमने, जैसे कभी कभी रिट्स हो जाते हैं, रिट्स पिटीशन जिसपे रिट्स दायर हो जाते हैं, मैंडमस प्रोहिबिशन, तो उस पर क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट बाउंड हो जाता है तो वो क्या करेगा, ना उस पर एसेंट देगा ना उस पर कुछ कहेगा. वो क्या कर देगा, उस बिल को जब उसको उस पर साइन नहीं करना होगा, जब वो जानता होगा कि अगर उस चीज़ के पे साइन करने से कुछ गलत होगा तो वो उसे विदहोल्ड करके रख सकता है. तो इस टाइप के पावर्स को हम लोग पॉकेट वीटो भी बोलते हैं. अब है हमारे पास डिस्क्रिशन अराइजेज मोर आउट ऑफ पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस. ठीक है, जो डिस्क्रिशन है वो काफ़ी टाइम क्या होती है, अलग अलग अराइज हो जाती हैं हमारे पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से. तो अब हम देखेंगे वो सर्कमस्टांसेस क्या है. फॉर्मली द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर. ऐसे क्या होता है, जो ऐसे देखा जाए तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं. नॉर्मली इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम अ लीडर हु हैज़ द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द लोक सभा would be appointed as prime minister and the question of discretion would not arise. लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, लोकसभा में जिस लीडर को मेजोरिटी मिलती है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और उस टाइम कोई भी डिस्क्रिशन जैसा क्वेश्चन अराइज नहीं होता है. But imagine a situation when after an election no leader has a dear majority and beer majority in a लोक सभा. लेकिन आप एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो कि इलेक्शंस तो हो गए लेकिन किसी भी एक पर्टिकुलर लीडर को क्या हुआ, लोकसभा से मेजोरिटी नहीं मिला. तब क्या होगा. Imagine further that after attempts to forge alliance, 2 or 3 leaders are claiming that they have the support to the majority in the house. ठीक है, आप ये देखो कि आप 2-3 बार क्या अटेम्प्ट्स होने के बाद, मतलब अलाइंसेस होने के बाद 2 और 3 लीडर क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि मुझे मेजॉरिटी मिला है, मुझे मेजॉरिटी सपोर्ट करती है, मुझे मेजॉरिटी सपोर्ट करती है. तो उस केस में क्या होगा, नाउ द प्रेसिडेंट हैज़ टू डिसाइड whom to appoint as the prime minister. तो यहाँ पे काम किसका आता है, यहाँ पे काम आता है हमारे प्रेसिडेंट का कि वो अब डिसाइड करे कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा. In such a situation, the president has to use his own discretion in judging who really may have the support to the majority
और हु कैन एक्चुअली फॉर्म ए रन द गवर्नमेंट। ठीक है, इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट को पूरी ये पावर दी जाती है कि वो अपने डिस्क्रिशन पे अपना जजमेंट दे सके कि किसको रियलिटी में मेजॉरिटी मिली है और कौन एक्चुअली में लाइबल है गवर्नमेंट बनाने के लिए या गवर्नमेंट को रन कराने के लिए। अब हम लोग अपने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट इज सेलेक्टेड फॉर 5 years। हिज इलेक्शन मेथड इज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को भी 5 सालों के लिए नियुक्त किया जाता है और इनका जो इलेक्शन मेथड होता है वो एज यूजुअल प्रेसिडेंट की तरह होता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स आर नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होती हैं, ठीक है, वो इलेक्शन का पार्ट नहीं होती हैं। द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस by resolution of the Rajya Sabha passed by the majority and agreed to by the Lok Sabha। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को तभी रिमूव किया जा सकता है जब राज्यसभा में इसमें क्या हो, मेजोरिटी मिले रिजोल्यूशन पे, जो भी रिजोल्यूशन पास हुआ है उसको रिमूव करने के लिए, और लोकसभा क्या हो उस बात पे सहमत हो, तभी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह क्या करते हैं, वर्क या एक्ट करते हैं। टेक्स ओवर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन देयर इज अ वैकेंसी बाय रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, बाय इम्पीचमेंट ऑफ अदरवाइज। ठीक है, मतलब इनका ऑफिस प्रेसिडेंट का तभी, ये प्रेसिडेंट का भी ऑफिस क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, वो रिज़ाइन कर देते हैं, उनका इम्पीचमेंट हो जाता है या कुछ और हो जाता है जिससे प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट को ये हक दिया जाता है कि आप क्या कर सकें, प्रेसिडेंट की जगह ले। द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑन द डेथ ऑफ फरुखुद्दीन अली अहमद until a new president was elected। ठीक है, हमने फरुखुद्दीन अली अहमद में ये देखा था कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया था, प्रेसिडेंट की जगह ली थी जब तक नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं कर दिया गया था, तब तक के लिए। अब है हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हम देखेंगे, इनको कैसे इलेक्ट किया जाता है, इनकी क्या ड्यूटी होती है। प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज हिज पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, प्रेसिडेंट अपनी पावर को कब यूज़ कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही अपनी पावर्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन हेड करता है, कौन गवर्न करता है, कौन एडवाइस करता है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। As the head of the Council of Ministers, the PM become the most important functionary of the government in our country। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये CM के भी हेड होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी हेड होते हैं, तो हम लोग क्या मांगते हैं, PM को हम लोग अपना एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनिंग गवर्नमेंट मानते हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट होती है हमारे कंट्री में, जो कि फंक्शनिंग, रियल पावर्स उसके पास होती हैं और रियल फंक्शनिंग क्या करते हैं, यही करते हैं। द PM देन डिसाइड्स हु विल बी द मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, PM ही ये बात को डिसाइड करता है कि कौन मिनिस्टर्स बनेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन कहाँ का अपॉइंट होगा। Depending upon the seniority and political importance, the ministers are given the rank of cabinet ministers, ministers of states और डिप्टी मिनिस्टर्स। ठीक है, उनके काम की वजह से, उनकी सीनियरिटी को देख के और उनकी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को देख के क्या होती है, जो मिनिस्टर्स को अलग अलग रैंक्स दी जाती है कि कौन कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, कौन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कौन डिप्टी मिनिस्टर बनेगा। इन द सेम मैनर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट
चूज मिनिस्टर्स फ्रॉम देयर ओन पार्टी और कोलिशन। इसी तरीके से जो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, वो क्या करते हैं, मिनिस्टर को चुनते हैं जब क्या होती है, कोई भी पार्टी में या कोलिशन गवर्नमेंट में। द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। इफ़ समवन बिकम अ मिनिस्टर एंड ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, कोई मिनिस्टर्स हो या सारे मिनिस्टर हो, वो सब क्या होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी साइज क्या होती है, मतलब कितने लोग होते हैं, तो इसमें लिखा है 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 91st अमेंडमेंट हुआ 2003 में। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और असेंबली इन द केस ऑफ द स्टेट। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% जो टोटल मेंबर्स हैं स्टेट के केस में या पूरी असेंबली में जितने भी मेंबर्स हैं उससे 15%, उतने मेंबर के 15% से ज़्यादा हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए। द काउंसिल ऑफ वेट अ मिनट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं वो क्या होती हैं, लोकसभा के लिए भी अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दिस प्रोविजंस मीन्स दैट अ मिनिस्टर विच लूजेज कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा इज़ ऑब्लाइज टू रिज़ाइन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी मिनिस्टर जो क्या होता है, जिसने लोकसभा में क्या कर दिया, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता है, रिज़ाइन करना पड़ता है। The principle indicates that the ministry is an executive committee of the parliament and is collectively governs on behalf of the parliament। ठीक है, हम देखते हैं कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरह होते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, और वो लोग एक साथ वर्क करते हैं किसके बिहाफ पे, पार्लियामेंट के बिहाफ पे। collectively responsibility is based on the principle of the सोलिडियट्री ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो क्या होते हैं, जो सोलिडियट्री का प्रिंसिपल है वो कैबिनेट वो लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इट इम्प्लाइज दैट अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इवन अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर लीड टू द रेजिग्नेशंस ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर किसी एक सिंगल मिनिस्टर के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस आता है तो वो उस पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या हो जाता है, रिज़ाइन करना पड़ता है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट इफ़ अ मिनिस्टर्स डज नॉट एग्री विथ अ पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द कैबिनेट ही और शी मस्ट आइदर एक्सेप्ट द डिसीजन और रिज़ाइन। ठीक है, इसमें ये भी देखा जाता है कि अगर मिनिस्टर क्या है, कैबिनेट की पॉलिसी या डिसीज़न से एग्री नहीं है, ठीक है, उनको वो नहीं सही लग रहा है, तो उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो उसको एक्सेप्ट करें उस डिसीज़न को, या तो अपने जो पद से वो क्या करें, रिज़ाइन दे दें। It is binding on all ministers to pursue or agree to the policy for which there is a collective responsibility। ठीक है, ये सारे मिनिस्टर्स पे बाइंडिंग होता है कि अगर कलेक्टिवली कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पॉलिसी बनाई गई है तो उस पॉलिसी को क्या करें, वो परस्यू करें और उस पर एग्री करें। इन इंडिया द PM enjoys a preeminent प्लेस इन द गवर्नमेंट। हमारी इंडिया में क्या होते हैं, जो PM होते हैं वो काफ़ी एक preeminent, बहुत इम्पॉर्टेंट जगह गवर्नमेंट में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर। अगर जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होता वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर के बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। द काउंसिल्स कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर्स हैव टेकन द ओथ ऑफ ऑफिस। ठीक है, काउंसिल सभी बनाई जाती हैं जब क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपना ओथ, अपना शपथ जो होता है वो ले लेते हैं, उसके बाद ही हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं।
The death or resignation of the prime ministers automatically brings about the dissolution of the council of ministers, but the dismissal or resignation of a minister only create a ministerial vacancy. ठीक है, अगर किसी भी प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, वो रिज़ाइन कर देते हैं, तो वो पूरा का पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, डिसमिस हो जाती है। लेकिन अगर एक किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर का रेजिग्नेशन होता है या डेथ होती है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मिनिस्टेरियल वैकेंसी खाली होती है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर on one hand and the president as well as the parliament on the other। ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में क्या करते हैं, कहीं ना कहीं लिंक की तरह काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो वर्क करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे करते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन एड एंड एडवाइस देता है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर देते हैं। It is this role the prime minister which lead Pandit Nehru to describe him as the linchpin of the government। ठीक है, इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को लिंचपिन ऑफ द गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, एक बहुत खास शख्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पंडित नेहरू ने ये बात डिस्क्राइब की थी। It is also the constitutional obligations of the Prime Minister to the President. All decision of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union and proposal for legislation। ठीक है, ये बोला गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, ये बोला गया है जितने भी डिसीजंस होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं, प्रेसिडेंट लेते हैं, प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो इस तरीके से जितने भी डिसीजन होते हैं वो लिए जाते हैं जो लेजिस्लेचर में पास किए जाते हैं। The Prime Minister is involved in all crucial decisions of the government and decides on the policies of the government। ठीक है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न होते हैं उन सब में इन्वॉल्व होते हैं, और सारे पॉलिसी मेकिंग में भी क्या होते हैं, हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी मेकिंग होती है उन सब को डिसाइड करने का काम कौन करता है, हमारी प्राइम मिनिस्टर ही करती है। अब हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। द पावर विल्डेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्लोज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ठीक है, जो पावर्स हमारी प्राइम मिनिस्टर को दी जाती हैं वो बहुत अलग अलग सोर्सेज से दी जाती हैं। कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो किस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कंट्रोल करते हैं। लीडरशिप ऑफ द लोकसभा, वो लोकसभा के लीडर होते हैं। कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेटिक मशीन, जो ब्यूरोक्रेटिक मशीन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, ठीक है, IAS IPS, वो उनको कमांड करते हैं। एक्सेस टू मीडिया, प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी ड्यूरिंग इलेक्शन, प्रोजेक्शन एज नेशनल लीडर ड्यूरिंग इंटरनेशनल समिट्री एज वेल एज फॉरेन विजिट्स। ठीक है, ये एज अ मीडिया की तरह मीडिया में एक्सेस करते हैं। ये एक पर्सनैलिटी, जब इलेक्शन होती है तो एज अ पर्सनैलिटी की तरह खड़े रहते हैं। ये जब कोई इंटरनेशनल समिट होता है तो उसमें एज अ लीडर की तरह वर्क करते हैं, नेशनल लीडर की तरह। और फॉरेन अगर कोई विजिट्स होता है तो वो उसमें भी क्या करते हैं, जाते हैं। अब स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। At the state level, a similar parliamentary executive exists through which some variation। ठीक है, स्टेट लेवल पे क्या होता है, इसी तरीके की सेम पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को अपनाया गया है, बस उसमें कुछ डिफरेंस है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएशन इज दैट there is a governor of the state appointed by the prime minister on the advice of central government। ठीक है, वहाँ पे स्टेट के लिए क्या होते हैं, एक गवर्नर अपॉइंट होते हैं। कौन अपॉइंट करता है, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसकी एडवाइस पे अपॉइंट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पे। ठीक है, though the chief minister like the prime minister is the leader of the majority party in the assembly, the governor has more discretionary power। ठीक है, जैसे चीफ मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर की तरह ही एक चीफ मिनिस्टर होते हैं जो कि असेंबली के लीडर की तरह वर्क करते हैं, और गवर्नर के पास उसकी जो होती है डिस्क्रिशनरी पावर होती है।
However, the main principles of parliamentary system operate at the state level too. ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो स्टेट लेवल पे भी क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। ठीक है, तो द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर, the ministers and a large organization called the bureaucracy or the administrative machinery and the military service it is described as civil services। ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में कौन कौन होते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, मिलिट्री सर्विसेज या जिसको हम लोग सिविल सर्विस के थ्रू भी क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो वो सब हमारे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में आते हैं। To underline the difference between these machinery and the military service, it is described as civil service। ठीक है, जो ये डिफरेंस बिटवीन है मशीनरी और मिलिट्री सर्विस में, इसी को हम लोग सिविल सर्विसेज के थ्रू क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ट्रेंड होगा यहाँ पे, सॉरी टीम्ड लिखा है यहाँ, ट्रेंड होगा। trained and skilled officers who work as permanent employee of the government assigned the task of assisting the ministers in formulating policies and implementing these policies। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये ट्रेंड और स्किल्ड ऑफिसर्स होते हैं जिनको ये गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, जिनको ये टास्क दिया जाता है कि आप मिनिस्टर्स को क्या करो, असिस्ट करो जब वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं या जब वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तब। इन अ डेमोक्रेसी the elected representatives and the ministers are in charge of government and the administration is under their control and supervision। ठीक है, डेमोक्रेसी में ये बोला जाता है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो मिनिस्टर्स हैं वो एक गवर्नमेंट के ऑफिशियर्स होते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। ठीक है, देखो इसमें बोल रहा है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर देयर कंट्रोल एंड सुपरविजन। ठीक है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो एक गवर्नमेंट के इंचार्ज की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, मतलब मेन हेड की तरह वर्क करते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशंस होता है, ठीक है, जो IAS IPS ये लोग होते हैं, ये इनके सुपरविज़न में क्या करते हैं, वर्क करते हैं और इनके कंट्रोल में ही वर्क करते हैं। इन द पार्लियामेंट्री द लेजिस्लेचर्स ऑल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। पार्लियामेंट में क्या होता है, जो लेजिस्लेचर होती है वो क्या करती है, इस एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। The administrative officers cannot act in violation of the policies adopted by the legislature। और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं वो जो पॉलिसी लेजिस्लेचर बनाती है उस पॉलिसी को वॉयलेट नहीं कर सकते हैं। It is the responsibility of the ministers to retain political control over the administration। ठीक है, ये हमारे मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करें, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल बना के रख सके। इंडिया हैज़ इस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। जो इंडिया है उसने क्या किया है, काफ़ी प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इस्टेब्लिश किया है। एट द सेम टाइम दिस मशीनरी इज़ मेड पॉलिटिकली अकाउंटेबल। ठीक है, उसी टाइम ये मशीनरी क्या करती है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने का काम करती है। द ब्यूरोक्रेसी इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड टू बी पॉलिटिकल न्यूट्रस्ट। ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी है उसने भी जो पॉलिटिकल न्यूट्रस्ट है उसको एक्सेप्ट किया है। दिस मीन्स दैट द ब्यूरोक्रेसी विल नॉट टेक एनी पॉलिटिकल पोजिशन ऑन पॉलिसी मैटर्स। ठीक है, इसका मतलब है जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कोई भी पॉलिटिकल पोजिशन नहीं मिलती है पॉलिसी मैटर्स पे। ठीक है, in a democracy it is always possible that a party is defeated in elections and the new government wants to oppose
फॉर अ न्यू पॉलिसीज़ इन द प्लेस ऑफ पॉलिसीज़ ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेसी में हमेशा ये चीज़ें होती हैं, पॉसिबल होता है कि एक जो इलेक्शन पार्टीज़ है उसने कोई अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं तो वो इलेक्शन जो वो पार्टी हो वो इलेक्शन हार जाए। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी का वर्क होता है कि वो जो हमारी नई पार्टी आई है वो क्या करे, उसको ये रूल्स एंड रेगुलेशन समझा सके, वो पॉलिसी के बारे में बता सके और उसको अच्छे से कंटिन्यू करा सके। In such a situation, it is the responsibility of the administration machinery to faithfully and efficiently participate in drafting the policy and its implementation। तो उस सिचुएशन में ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि वो पूरे फेथ के साथ, ठीक है, पूरे विश्वास और इफ़िशिएंट वर्किंग के साथ पॉलिसी मेकिंग को क्या करे, ड्राफ्ट करे और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कराए। अब हमारी इंडियन ब्यूरोक्रेसी के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। क्या है? द इंडियन ब्यूरोक्रेसी टुडे इज़ एन इनॉर्मसली कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ठीक है, जो हमारी इंडियन ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है वो आज क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहीं ना कहीं हो गया है। It consists of the all India services, state services, employee of the local governments and technical and managerial staff running public sector undertaking। ठीक है, इसमें जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो आती हैं, स्टेट सर्विसेज आती हैं, लोकल लेवल के एम्प्लॉयज़ आते हैं, टेक्निकल और मैनेजरियल स्टाफ आते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स को कहीं ना कहीं चला रहे होते हैं। Makers of our constitutions were aware of the importance of the non-partisan and professional bureaucracy। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं वो इस बात से बहुत अच्छे से अवेयर थे कि हमें एक ऐसे ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत है जो नॉन पार्टीसन हो, जो कि बायस्ड ना हो और बहुत प्रोफेशनल हो। They also wanted the member of the civil services और bureaucracy to be impartially selected on the basis of merits। ठीक है, वो ऐसा चाहते थे कि सिविल सर्विसेज हो, वहाँ से मेंबर्स को चुने जाएं ताकि किसी भी ब्यूरोक्रेट को चुनने में कोई भी पार्शियलिटी ना हो और सबको उनके मेरिट के बेसिस पे क्या हो, चुना जाए। The Union Public Service Commission has been entrusted with the task of conducting the process of recruitment of the civil servant for the government of India। हमारी जो UPSC होती है वो क्या करती है, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है और वो एक एग्ज़ाम प्रोसेस कराती है जहाँ से वो अलग अलग सिविल सर्वेंट्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वर्क कर सके उनको चुन के लाती है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस आर प्रोवाइडेड फॉर द स्टेट्स, और स्टेट्स के लिए हमारी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो हमारे स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स को चुन के लाती है। फिर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशंस आर अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स टर्म। ठीक है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग होते हैं उनको एक फिक्स टर्म के लिए चुना जाता है। देयर रिमूवल और सस्पेंशन, मतलब ये लोग अगर आ गए तो इनको क्या किया जाता है, हटाया नहीं जाता है। देयर रिमूवल और सस्पेंशन इज सब्जेक्ट टू अ थ्रू इंक्वायरी मेड बाय अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनका रिमूवल या सस्पेंशन तभी हो सकता है जब जज सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कोई इंक्वायरी हो, तभी हो सकता है। While efficiency and merits are the norms for recruitment, यहाँ पे कैसे चुना जाता है लोगों को, तो उनकी इफ़िशियंसी और उनके मेरिट्स को देखकर ही लोगों को चुना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंश्योर्स दैट all section of the society including the weaker section have an opportunity to part of the public bureaucracy। ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात की सहमति हमें देती है, इस बात का विश्वास हमें दिलाती है कि जितने भी सेक्शन है सोसाइटी के, चाहे वो वीकर सेक्शन हो, उन सब को एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो पब्लिक ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बन सकें। For the purpose, the Constitution has provided for reservation of jobs for the Dalit and Adivasis। इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, जॉब में रिजर्वेशन दिया है हमारे दलित और आदिवासीज़ को।
Subsequently, reservation has also been provided for women and other backward classes. और OBCs और वुमेन्स के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन होते हैं. The provisions ensures that the Bureau would be more representative and social inequalities will not come in the way government to the civil services. ठीक है, जो प्रोविजंस इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि रिप्रेजेंटेटिव चुनने में क्या कोई भी इनइक्वालिटी ना आ सके. Persons selected by the UPSC for Indian Administrative Service and Indian Police Service constitute the backbone of the higher level bureaucracy in the state. ठीक है, हमारे जो IAS IPS होते हैं इनको हमारे स्टेट का क्या बोला जाता है, बैकबोन बोला जाता है, रीढ़ की हड्डी बोली जाती है, क्योंकि इनके बगैर हमारे स्टेट का कोई भी काम पॉसिबल नहीं होता है. कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल. और डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसर की तरह वो वर्क करता है. एन IAS ऑफिसर इज़ अ गवर्नड बाय द सर्विस कंडीशन लेड बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट. और जो IAS ऑफिसर होते हैं उनको किसके अंडर में वर्क करना होता है, उनको जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके अंडर में वर्क करना होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बात बोलती है, जैसे बताती है, तो उसी तरीके से हमारे IAS ऑफिसर्स को वर्क करना पड़ता है. IAS एंड IPS ऑफिसर्स इज़ असाइन टू अ पर्टिकुलर स्टेट. जो IAS और IPS होते हैं उनको एक पर्टिकुलर स्टेट में क्या किया जाता है, असाइंड किया जाता है. वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, और जो ये IPS IAS होते हैं इनको जिस स्टेट में अपॉइंट किया जाता है ये उस स्टेट के गवर्नमेंट के सुपरवाइज में क्या करते हैं, वर्क करते हैं. द IAS एंड IPS ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट दे कैन गो बैक इन टू द सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम. ठीक है, जो IAS और IPS है इनको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चुनती है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इनके खिलाफ एक्शन भी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले सकती है. This means that the key administrative officers of the states are under the supervision and control of the सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो बोला जाता है जो स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं वो भी किसके सुपरविज़न में वर्क करते हैं, वो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपरविज़न में वर्क करते हैं. Apart from the IAS and IPS officer appointed by the UPSC, the administration to the state look after the officers appointed through the स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है, जहाँ पे UPSC IAS और IPS को चुनता है वहीं पे स्टेट के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है. वो क्या करती है, स्टेट के लिए पर्टिकुलर बंदे को चुनती है. द ब्यूरोक्रेसी स्ट्रेंथ द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स. ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उसके कंट्रोल और ज़्यादा अच्छे से क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रोल कर पाती है और एक स्टेट को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन दे पाती है. द ब्यूरोक्रेसी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वेलफेयर पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रीच द पीपल. ठीक है, ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे क्या होती है, जो वेलफेयर पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है तो वो इन ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही क्या होती है, आम जनता तक पहुँच पाती है. ठीक है, तो हमने इसमें पूरा एग्जीक्यूटिव इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिया. ये चैप्टर हमारा यहीं तक था. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. और किसी को भी क्लास 6 to 12 NCERT के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए या आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड सपोर्ट अस.